नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिया पाठशाला जयपुर के अंदर। और आज की हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स और सूजस पर आधारित है। जी जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी लाइव आ जाओ। हाँ जी, देखिए आज का जो पहला प्रश्न है उससे पहले देखिए, जो अपने डेली क्लास होती है उस क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ताकि आपको जो डेली का जो पीडीएफ है, डेली का जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ हम बात करें, आज हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की हम बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किस जिले में किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? बांसवाड़ा। पहले प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के बाद पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पे है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। और जो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास है वो नापड़ा गांव। विशेष रूप से आप गांव का नाम ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से आप गांव का नाम ध्यान रखेंगे। नापड़ा गांव है। कौन सा गांव है? नापड़ा गांव। और ये कहां पर है? बांसवाड़ा में है। कहां पे है? बांसवाड़ा में। देखिए उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि 700 मेगावाट की, कितने मेगावाट की? 700 मेगावाट की 4 यूनिट, 7 चौक 28, तो टोटल क्षमता कितनी होगी? 28 मेगावाट की क्षमता वाला जो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो नापला गांव बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। नापला गांव बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। और पहला कौन सा है? पहला जो है वो कौन सा है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जो है यह राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और दूसरा नापड़ा गांव बांसवाड़ा। तो 700 मेगावाट की कितनी यूनिट लगाई जाएगी? 4। और कुल पूछ ले तो कुल क्षमता जो रहेगी वो 2800 मेगावाट रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 2800 मेगावाट क्षमता रहने वाली है। जी एक मिनट को बेटा, मैं आप देख लूं, कमेंट्स देख लूं आपके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। प्रदेश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल किस जिले में खोला जा रहा है? यहां पे हेलीकॉप्टर लगा है, शब्द क्या है? हेलीकॉप्टर लगा है। क्या लगा है? हेलीकॉप्टर लगा है। अगर आ जाए वायुयान ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है तो वो अजमेर में है। यहां हेलीकॉप्टर लगा है। वायुयान आ जाए तो क्या करेंगे आप? हेलीकॉप्टर की जगह क्या लिखा जाए? प्लेन लिखा आ जाए। क्या लिखा आ जाए? प्लेन लिखा आ जाए या वायुयान लिखा आ जाए तो आप उत्तर क्या करेंगे? अजमेर करेंगे। तो यहां देखिए प्रदेश का जो पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल है वो कहां स्थापित किया जाएगा या कहां खोला जाएगा? तो आपका उत्तर रहेगा जयपुर। क्या उत्तर रहेगा? जयपुर। अब देखिए इसी के साथ प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का विमान या वायुयान या लिखा आ जाए प्लेन पायलट ट्रेनिंग सेंटर
तो आप यहाँ उत्तर क्या करेंगे, यहाँ उत्तर आप अजमेर करेंगे। क्या करेंगे, अजमेर करेंगे। क्या करेंगे, अजमेर करेंगे। देखिए हेलीकॉप्टर लिखा आ जाए तो उत्तर क्या करेंगे, जयपुर करेंगे। तो आंसर क्या करेंगे, जयपुर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में बने दूसरे हैंगिंग ब्रिज का नाम क्या रखा गया है। राजस्थान में बने दूसरे हैंगिंग ब्रिज का नाम क्या रखा गया है, ये आपके सामने तीसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से आप आंसर दीजिए। गोकुल भाई भट्ट ब्रिज, गोविंद गुरु ब्रिज, वल्लभाचार्य ब्रिज या श्रीनाथ जी ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग ब्रिज का मतलब होता है झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, गोविंद गुरु ब्रिज। कौन सा ब्रिज है, गोविंद गुरु ब्रिज है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज, पहला हैंगिंग ब्रिज कहां है, कोटा में कौन सी नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है। और देखिए नेक्स्ट, माही नदी पर। दूसरे वाला कहां है, माही नदी पर। जो अभी बन रहा है वो दूसरे वाला कहां है, माही नदी पर। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज चीखली, कौन सा, चीखली और आनंदपुरा सड़क मार्ग माही नदी पर बना हुआ है। तो ध्यान देंगे, जो चीखली है, चीखली गांव कहां पड़ता है भाई, ये डूंगरपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। चीखली गांव कहां पड़ता है, डूंगरपुर में है। कहां पे है, चीखली गांव तो है डूंगरपुर में। कहां पे है, डूंगरपुर में। और जो आनंदपुरी है, आनंदपुरी कहां है, बांसवाड़ा में है। कहां है, बांसवाड़ा में है। तो आप ध्यान रखेंगे ये माही नदी पर बना हुआ हैंगिंग ब्रिज है, राजस्थान का दूसरा ब्रिज है। और ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा को जोड़ता है। किसको आपस में जोड़ता है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा को आपस में जोड़ता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा को आपस में जोड़ता है जी। इसी के साथ हम बात करें, इस पुल की जो हैंगिंग ब्रिज की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 1.925 किलोमीटर। 1.925 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर चौड़ाई है। और 17 पिलर पर बना है, 17 थंबों पर बना है, 17 पिलर पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2025 को जारी की गई आधारभूत सांख्यिकी 2025 में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम, दूसरा, तृतीय या चौथा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ स्थान है। तो जल्दी से आप आंसर देंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब जैसे दुग्ध की बात आई, दूध की बात आई, तो आपको याद क्या रखना है, देखिए सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, एक सन याद रखना है 1970। 1970 ईस्वी के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। और इसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति बोलते हैं, श्वेत क्रांति। इसकी शुरुआत कब हुई है, 1970 में हुई है। कब हुई है, 1970 में हुई है श्वेत क्रांति। शुरुआत कहां से, शुरुआत अजमेर से। कहां से हुई है, अजमेर से शुरुआत हुई। और इसका जो जनक है, इसके जो जनक हैं, जनक का नाम हम देखें, जनक का नाम हम देखें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जनक, जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन। इसी के साथ जैसे 1970 में कितने प्लस कर देंगे, कितने प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे। तो कितना आ गया भाई, 1975। अब यहां देखिए 1975 की मैं बात करूं तो 1975 ईस्वी के अंदर, 1975 ईस्वी के अंदर पद्मा डेयरी, पद्मा डेयरी
अजमेर, अजमेर की स्थापना। और ये पद्मा जो डेयरी है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है, सबसे प्राचीन डेयरी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी अजमेर है। कौन सी है? पद्मा डेयरी अजमेर है। चलिए इसी के बाद हम नेक्स्ट देखें। देखिए राजस्थान राज्य देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 14.82% हिस्सा रखता है। कितना रखता है? 14.82% हिस्सा रखता है। कौन भाई? राजस्थान। किसमें? भारत में। और देखिए पशुधन की दृष्टि से भी राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। दुग्ध उत्पादन में भी कौन सा है भाई? दूसरा है। और पशुधन की दृष्टि से भी कौन सा है? दूसरा है। देश के कुल पशुधन का 10.60%, 60 नहीं बोलेंगे, 60% राजस्थान में है। 10.60% कहां है? राजस्थान में है। और इसी के साथ राजस्थान का दोनों ही पक्ष में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए अभी हम बात करें 7 नवंबर 2025। 7 नवंबर 2025 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? कितने वर्ष क्या कर लिए हैं? पूर्ण कर लिए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 150 वर्ष है। कितने वर्ष है? 150 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 150 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। देखिए यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। यह इनके द्वारा रचित उपन्यास, कौन सा उपन्यास है भाई? आनंद मठ है। कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ। आनंद मठ में शामिल है, जिसकी रचना 1875 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1875 ईस्वी में। और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1882 ईस्वी में हुआ है। प्रकाशन कब हुआ है? 1882 ईस्वी में प्रकाशन किया गया है। 1882 ईस्वी में क्या हुआ है? प्रकाशन। भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। चलिए उसके बाद हम बात करें, यह गीत पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया था। कब गाया था? 1896। गाने वाला बंदा कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार इसको किसने गाया कांग्रेस अधिवेशन के अंदर? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। चलिए इसी के बाद हम बात करें गायन में जो समय लगता है। गायन में समय कितना लगता है भाई? 1 मिनट 9 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। किसमें? गायन में। और संविधान सभा के द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया है। ध्यान रखेंगे चाहे राष्ट्रगीत आ जाए चाहे राष्ट्रगान आ जाए, चाहे तो क्या आ जाए? राष्ट्र गीत आ जाए प्लस में राष्ट्रगान दोनों के बारे में पूछा जाए कि संविधान सभा ने कब अपनाया, संविधान सभा ने इनको कब अपनाया, तो आप एक ही उत्तर करेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 उत्तर आएगा, चाहे तो राष्ट्रगान का पूछे चाहे राष्ट्र गीत का पूछे। चलिए इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट। देखिए महिला पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमारे सामने छठा प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े द्वारा जारी आदेशों के तहत अब राजभवन को किस नाम से जाना जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आने वाली परीक्षा में ये आपको देखने को मिलेगा।
देखिए जल्दी से आंसर देंगे। किस नाम से जाना जाएगा? राजस्थान भवन कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। राजस्थान भवन नहीं कहेंगे। जयपुर भवन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। शासन भवन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहेंगे? लोक भवन। क्या कहेंगे? लोक भवन कहेंगे। अब देखिए राज्यपाल से जुड़ी कुछ बातें हम देखते हैं। देखिए राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ बातें हम जो स्मरणीय है, याद रखने योग्य हैं, वो देखते हैं। आर्टिकल देखिए 153। 153 में प्रावधान क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। सिंपल यही स्टेटमेंट है किसके अंदर? अनुच्छेद 153 के अंदर। लेकिन उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ है भाई? 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल हो सकता है। देखिए 7वें संविधान संशोधन के तहत यह बात कही गई है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। चलिए उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे सामने? है अनुच्छेद 154। 154 में क्या होगा? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं और इन शक्तियों का यूज स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अधीनस्थों से तात्पर्य यहां देखेंगे तो अधीनस्थों से तात्पर्य या तो मंत्री परिषद है या नौकरशाह, नौकरी करने वाले लोग है ना, अधिकारी। अब हम बात करें स्वयं अधीनस्थों के माध्यम से क्या करता है? इनका यूज करता है। और ध्यान रखेंगे, नोट लगा के लिख रहा हूं, राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है किसको? राज्यपाल को। और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। कैसा प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख है। राज्य कार्यपालिका का नेक्स्ट देखिए, राज्य कार्यपालिका का
संवैधानिक प्रमुख है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। चलिए अभी हम बात करें, नेक्स्ट देखते हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी के बारे में देखते हैं। मूल रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? मूल रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र के हैं। यह राज्य के 45वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। चलिए राज्यपाल के बारे में एक आर्टिकल और पढ़ते हैं। देखिए मैंने हेडिंग लगाई अनुच्छेद 155। देखिए अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये मान लो कोई राज्यपाल है, किसी राज्य के लिए राज्यपाल बन रहा है, तो वो नामांकित होता है केंद्र सरकार की तरफ से। किसकी तरफ से नामांकित होगा? केंद्र सरकार की तरफ से नामांकित होगा, लेकिन केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा, यह ध्यान रखना। देखिए पहले एक बात और क्लियर करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये जो बात मैंने आपको लिख के बताई है, ये संविधान में नहीं लिखी हुई है, ये संविधान में नहीं लिखी हुई है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस बात का। ये जो बात अपनी पढ़ के आए हैं, ये संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है। यह प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं है। संविधान में वर्णित नहीं है। कौन सी बात भाई? कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करे, यह संविधान में वर्णित नहीं है। चलिए एक बात और देखते हैं, राज्यपाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उनके बारे में देखते हैं क्या है वो। देखिए यहां लिख देता हूं, सरोजनी नायडू, ये व्याख्या की बारे में बात नहीं कर रहा मैं, यहां लिख देते हैं। चलो, सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू ने ने क्या कहा है राज्यपाल के बारे में? सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, सोने के पिंजरे में बंद
पिंजरे में बंद चिड़िया की संज्ञा दी है किसको भाई? राज्यपाल को। किसने? श्रीमती सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट हम देखें, एक व्यक्ति है जिनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इन्होंने क्या कहा है? देखिए, इन्होंने कहा है कि राज्यपाल राज्यपाल का कार्य मेहमान नवाजी है। राज्यपाल का कार्य मेहमान नवाजी का है। मेहमान नवाजी का है। ये बात किसने कही है? पट्टाभी सीतारमैया ने कही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 10-10 करोड़ रुपए की लागत से मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां खोले जा रहे हैं? तो आपका आंसर रहेगा भरतपुर और टोंक में। कहां खोले जा रहे हैं? भरतपुर और टोंक के अंदर 10-10 करोड़ रुपए की लागत वाले मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जा रही है। चलिए, भारत के कुल शहद का 9% शहद उत्पादित करता है कौन? राजस्थान भारत के कुल शहद का कितना परसेंट? 9% शहद क्या करता है? उत्पादित करता है। कितना परसेंट करता है? 9% शहद का उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखिए, 24 दिसंबर 2025 ईस्वी को घोषित किए गए राष्ट्रीय खेल, कौन से खेल? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने हेतु चयन किया गया है? तो देखिए आंसर क्या करेंगे? 3। 24 दिसंबर 2025 ईस्वी को घोषित किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार हेतु चुना गया? तो आप उत्तर क्या करेंगे? 3 करेंगे। देखिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं। एक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। और दूसरे निर्मला भाटी और रुद्रांश खंडेलवाल। पद्मनाभ का संबंध पोलो खेल से है। कौन से खेल से है? पोलो खेल से है। और ये कहां के मूल निवासी हैं? ये जयपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। 2 नंबर पे निर्मला भाटी है। कौन है? निर्मला भाटी है। और इनका संबंध कौन से खेल से है? खो खो से है। और ये कहां के रहने वाले हैं? कुचामुंड सिटी की रहने वाली हैं। और 3 नंबर पे है रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा शूटिंग से संबंधित है और भरतपुर के क्या हैं? ये मूल निवासी हैं। भरतपुर के क्या हैं? मूल निवासी हैं। चलिए 8 दिसंबर 2025 को राज्य सूचना आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राज्य सूचना आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या आंसर रहेगा आपका भाई? यहां क्या आंसर रहेगा? सुनील शर्मा। क्या उत्तर रहेगा? सुनील शर्मा उत्तर रहेगा। सुनील शर्मा क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। इस क्लास को शेयर कर दिया करो भाई जल्दी से, ताकि सभी जो हैं इस क्लास के साथ जुड़ जाएं। हम्म
देखिए जो समित बिश्नोई है, समित बिश्नोई को उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर, खंडपीठ जयपुर में उप सॉलिसिटर, उप सॉलिसिटर उप सॉलिसिटर पद पर नियुक्त किया गया है, पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए कमलेश शर्मा, कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? शिल्प गुरु, शिल्प गुरु पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सम्मानित किया गया है। रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी को कोमल कोठारी, कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? रामनाथ चौधरी को। और रामनाथ चौधरी की विशेषता क्या है? ये क्यों फेमस है? ये बंदा नाक से अलगोजा, नाक से अलगोजा बजाने के कारण प्रसिद्ध, बजाने के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। अलगोजा वाद्य यंत्र नाक से बजाया किसने? भी रामनाथ चौधरी ने। इसीलिए बंदा विश्व भर में क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, 10वां प्रश्न है वर्ष 2026 ईस्वी में, वर्ष 2026 ईस्वी में, वर्ष 2026 ईस्वी में राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किससे सम्मानित किया जाएगा? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आप उत्तर क्या देंगे भाई? क्या उत्तर होना चाहिए बताओ? गफरुद्दीन मेवाती जोगी होना चाहिए, तगाराम भील होना चाहिए, ब्रह्मदेव महाराज होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, तीनों आंसर आएगा। तीनों क्या आएगा? आंसर आएगा। तीनों क्या आएगा? आंसर आएगा। देखिए गफरुद्दीन मेवाती जो है ये अलवर के रहने वाले हैं, अलवर के रहने वाले हैं और भपंग वादक हैं, भपंग वादक, भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन भाई? गफरुद्दीन मेवाती जोगी। और ये जो मूल निवासी हैं कहाँ के हैं? अलवर के हैं। कहाँ के हैं? अलवर के। फिर आगे तगाराम भील। कौन आ गए? तगाराम भील। तगाराम भील की हम बात करें, तगाराम भील के बारे में हम बात करें तो ये अलगोजा वादक हैं। क्या हैं? अलगोजा वादक हैं। क्या हैं? अलगोजा वादक हैं, अलगोजा वादक, अलगोजा वादक हैं। और ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? जैसलमेर निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जैसलमेर निवासी हैं। जैसलमेर निवासी हैं। फिर हम बात करें ब्रह्मदेव महाराज। ब्रह्मदेव महाराज का संबंध किससे है? ये समाज सेवा से है, समाज सेवा से है। या हम कहें इन्होंने जगदम्बा, जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की है। जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना कहाँ की है? गंगानगर में की है। कहाँ की थी? गंगानगर में। और जहां पर जो आंखों से जिनको दिखाई नहीं देता या कहीं मूक बधिर जो बालक हैं उनको वहां पे क्या है? शिक्षा दी जाती है। एक स्कूल चल रहा है अंध विद्यालय के नाम से। देखिए अंध विद्यालय जगदम्बा, जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर, अंध विद्यालय
श्री गंगानगर के संस्थापक हैं और इनका संबंध किससे है? संबंध किससे है? समाज सेवा से। किससे है? समाज सेवी हैं। क्या हैं ये? समाज सेवी हैं। और यहाँ पे जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन है वो निःशुल्क किए जाते हैं प्रत्येक माह। ठीक है, चलिए हाँ जी। महिला पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और जहाँ पे आपको क्या है जो स्टडी मटेरियल है जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी जो PDF है वो आपको उपलब्ध हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।